सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जो है ड्रेनेज, क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक का। चलो स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 28 ऑफ मार्च 2023 और चैप्टर नंबर 3 है हमारा ड्रेनेज। ठीक है, देखो हम आपको सबसे पहले, आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं। हम लोग सबसे पहले चैप्टर का नेम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नेम क्या है हमारे, ड्रेनेज। अब ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज का मतलब होता है, चलो मैं किसी और एग्जांपल से समझाती हूँ। ड्रेनेज का मतलब, जैसे कि आपने किसी कुत्ते को देखा है ना, किसी का, बहुत सारे कुत्ते को देखा होगा, तो उनका खुद का एक एरिया होता है, एक टेरिटरी होती है जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई आता है तो क्या करता है, वो कुत्ता जो होता है वो उसके ऊपर भौंकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो उस कुत्ते की टेरिटरी होती है, जो उस कुत्ते का एरिया होता है, बेसिकली उसी को अगर हम रिवर के एस्पेक्ट में देखें तो उसी को ड्रेनेज बोला जाएगा। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन बोला जाएगा, ड्रेनेज बेसिन। और ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को, किसी भी लैंड के पार्ट को इरिगेट कर रही है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, वाटर से कनेक्टेड है। ठीक है, किससे कनेक्टेड है, वाटर से। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, तो बेसिकली हम देखें तो ये किससे कनेक्टेड है, वाटर से कनेक्टेड है। ठीक है, जितने लैंड में वाटर जो होता है किसी भी पार्ट को, लैंड के किसी पार्ट को इरिगेट कर रहा है या लैंड के किसी पार्ट में बह रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, और ड्रेनेज का मतलब हम जो नाले होते हैं, बेसिकली उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रेन और ड्रेनेज बेसिकली किससे रिलेटेड है, ये अगर हम अल्टीमेटली देखें तो ये किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, वाटर के फ्लो से रिलेटेड है। अब ड्रेनेज हमें पता चल गया ड्रेनेज क्या होता है। अब हम देखते हैं ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। ड्रेनेज बेसिन, देखो ड्रेनेज बेसिन कुछ नहीं होता, वही जो मैंने आपको सबसे पहले कुत्ते के रेस्पेक्ट में बताया, कुत्ते की कहानी सुना के बताया, वही सिंपली ड्रेनेज बेसिन का काम होता है। ठीक है, जैसे कि हम एक फिगर बनाते हैं, जैसे कि ये क्या है, रिवर का किनारा है। ठीक है, और ये भी क्या है, ये रिवर का दूसरा किनारा है। ठीक है, तो अब जो ये वाला पार्ट है, जितने में रिवर बह रही है, ये वाला पार्ट, अब जो रिवर है बेसिकली इतने पूरे में तो तुम बहेगी नहीं, उसी टाइम पे बहती है जिस टाइम पे बाढ़ वगैरह आती है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, बाढ़ मान लो सिर्फ इतने जो पानी है, रिवर जो है वो इतने में बह रही है, ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया इतने में बह रहा है, तो क्या सिर्फ इसी को हम लोग ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे? नहीं, ड्रेनेज बेसिन मतलब जहां जहां में जो एरिया वाटर की पॉसिबिलिटी है उस एरिया तक जाने की, उसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को बोला जाएगा ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, जैसे बेसिन मतलब जैसे एक होता है वाश बेसिन होता है ना, वॉश बेसिन, बेसिकली वॉश बेसिन जो होता है उसका नाम क्या होता है, वाश बेसिन नहीं होता, उसका नाम वॉश बेसिन होता है, उसका नाम होता है वॉश बेसिन। मतलब मतलब जो भी चीज धोगे उसका जो एरिया है वो सिर्फ उतना ही है जितने में वो चीज बनी हुई है, उससे बाहर जो पानी है वो नहीं गिरेगा, इसलिए उसको बोलते हैं वॉश बेसिन। ठीक है, इसी तरीके से ड्रेनेज बेसिन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो ये ड्रेनेज, मैंने आपको बोला अल्टीमेटली किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। तो अगर हम वाटर के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारे यहाँ पे जो वाटर है बेसिकली कौन देता है। ठीक है, अगर हम रिवर के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पे बेसिकली कौन सी रिवर्स है जो हमें ड्रेन करती हैं, हमें इरिगेट करती हैं या फिर हमें पीने के लिए पानी देती हैं। ठीक है, तो कौन सी रिवर है, बेसिकली हमारे इंडिया में 2 टाइप का रिवर सिस्टम चलता है। एक होता है हिमालयन रिवर सिस्टम, एक होता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, कौन कौन से रिवर सिस्टम होता है, वी हैव टू ड्रेनेज, टू we have 2 drainage system. All right, the first one is Himalayan and the second one is peninsular. All right, तो
तो हिमालयन और पेनिनसुलर, अब इनका क्या सिग्निफिकेंस है। अब हम क्या करेंगे, हमने चैप्टर ड्रेनेज बेसिन के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे अलग, इसको देखेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम को और अलग देखेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को। ठीक है, इनकी कुछ फेमस नदियां होंगी, इनकी कुछ फेमस ट्रिब्यूटरीज होंगी, इनकी कुछ स्पेसिफिक वर्क होंगे। ठीक है, इन रिवर्स के तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, किस किस स्टेट से बहती है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट में ओवरऑल हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर का एक निचोड़ देखेंगे, कह सकते हैं इसेंस देखेंगे। इसेंस मतलब होता है निचोड़, तो वो करेंगे। तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम से। तो हिमालयन रिवर सिस्टम की पहले सिग्निफिकेंस देखते हैं हम लोग। हिमालयन रिवर सिस्टम, देखो हिमालयन रिवर सिस्टम की पहले सिग्निफिकेंस लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले जो हिमालयन रिवर सिस्टम होती है वो क्या होती है, पेरिनियल होती है। पेरिनियल क्या होती है, पेरिनियल मतलब होती हैं जो रिवर्स जो होती है वो मतलब 12 महीने बहती रहती हैं। ठीक है, पेरिनियल और नॉन पेरिनियल, ये ज्योग्राफी की दो टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पेरिनियल का मतलब क्या होता है, जो पूरे 12 महीने जिनमें वाटर रहता है जिन रिवर्स में, जबकि नॉन पेरिनियल वो रिवर्स होते हैं जिनमें सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक महीनों के लिए वाटर रहता है। किस टाइम पे, जिस टाइम पे बारिश वगैरह होती है। ठीक है, या फिर जिस टाइम पे ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है। देखो गर्मी पड़ने का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था गर्मी जब भी पड़ती है तो किसी भी एरिया का टेम्परेचर जो क्या होता है वो कम हो जाता है। जब किसी भी एरिया का टेम्परेचर लो हो जाता है तो क्या होती है, इसको जो हवा होती है वो क्या होती है, हल्की हो जाती है एक तरीके से। तो जब हवा हल्की हो जाती है फिर क्या होती है, हवा एस्केप करती है, मतलब ऊपर ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश करती है। उसको जब किसी जगह की एयर जो है वो खत्म हो जाएगी, किसी और जगह चली जाएगी, तो दूसरी जगह की जो एयर है वो अल्टीमेटली जो ठंडी एयर है वो क्या करेगी, उस जगह को भरने की कोशिश करेगी। जब जो ठंडी एयर कैसी मानी जाएगी, ठंडी एयर वही तो होगी जिसमें मॉइस्चर होगा, जिसमें वाटर की जो प्रेजेंस है वो ज्यादा होगी। अब जब वो एयर आएगी हमारी उस वाले एरिया में, जिस वाले एरिया से जो गर्म हवा गई है, तो उस वाले एरिया में पहाड़ होंगे, कुछ ऊंची ऊंची चट्टाने होंगी, जब उनसे ये जो हवा टकराएगी तो क्या होगा, बारिश होगी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है ऑलमोस्ट वहां पे बारिश होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हिमालयन रिवर्स कौन सी होती है, पहली बात तो ये होती है पेरेनियल रिवर। पेरेनियल मतलब 12 मासी, 12 मासी। तो हमारे यहाँ पे भी ये होता है ना कि अगर जैसे मेरा चेहरा ना हमेशा मोस्टली क्या होता है, मेरा चेहरा ऐसे रहता है साइड साइड घर में, तो मम्मी कहती है कि इसका चेहरा वैसे 12 मासी हमेशा ऐसे मुंह लटका के घूमती रहती है, लेकिन तो ये चीजें मतलब 12 मासी कह सकते परमानेंट एक तरीके से। ठीक है, पी से पेरिनियल और पी से परमानेंट। ठीक है, मतलब ये चीज होती है। तो कभी कभी क्या होता है, जो स्टडी से रिलेटेड और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो टर्म्स होता है ना उनको डेली लाइफ में भी यूज कर ही लिया जाता है। तो ये चीजें थी। तो हिमालयन रिवर सिस्टम पेरिनियल रिवर सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके सोर्स क्या क्या होते हैं, किसके, पेरिनियल रिवर सिस्टम के। सबसे पहली बात तो जो पेरिनियल रिवर सिस्टम है उनको जो वाटर मिलता है, कहाँ से मिलता है, उनको मिलता है ग्लेशियर से। कहाँ से मिलता है, ग्लेशियर से। सोर्स हम देख रहे हैं, सोर्स ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम कहाँ से मिलता है, ग्लेशियर से मिलता है। दूसरा रेनफॉल से मिलता है। ठीक है, यही दो चीज है, ग्लेशियर से मिलेगा, रेनफॉल से मिलेगा। रेनफॉल में नॉर्मल रेनफॉल भी हो सकती है और मॉनसून रेनफॉल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दो चीजें मेन। और जब हम देखेंगे जो हिमालयन रिवर सिस्टम की जो रिवर्स है, बेसिकली जो उनका वाटर होता है, हम कह सकते हैं जो वाटर होता है एक तरीके से प्योर वाटर होता है जब वो सिर्फ ऊंचे एरिया में होती है, क्योंकि ऊंचे एरिया में क्या होता है, पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता। लेकिन जब वो किसी लैंड एरिया में आती है, ठीक है, जब ग्राउंड वाले एरिया में जब वो एंटर करती है तो क्या होता है, वहां पे भी पॉल्यूशन लेवल उनका हाई हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं आप सबसे पहले हिमालयन रिवर सिस्टम को। तो हिमालयन रिवर सिस्टम बेसिकली इसकी फेमस, इसमें जो फेमस रिवर्स है वो तीन फेमस रिवर्स हैं। पहली है इंडस, दूसरी है गंगा और तीसरी है इंडस, गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो हम इनके बारे में इलैबोरेट करके पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी लोकेशन दिखाती हूँ मैं। हमारे इंडिया के मैप में ये जो रिवर्स है वो कहाँ लाई करती है। ठीक है,
दिस इज त्रिपुरा, दिस इज मिजोरम, ठीक है। तो जो बेसिकली यहाँ पे तिब्बत है, तो यहाँ पे तिब्बत के पास एक मानसरोवर लेक है। तो मानसरोवर लेक से क्या निकलती है, इंडस रिवर निकलती है, ठीक है, जो कि हमारे ऊपर वाले एरिया में यहाँ से बह के कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका भी जो सोर्स है वो कहाँ पर है, मानसरोवर रिवर के आसपास है, ठीक है। तो जो बेसिकली जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो उसका जो मोस्ट पार्ट है वो कहाँ पे है, इंडिया के आउटसाइड है, ठीक है। फिर वो कहाँ से एंटर करती है, फिर वो एंटर करती है यहाँ से, दिहांग से एंटर करने के बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर को। फिर जब वो असम में आती है, यहाँ पे असम है यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। फिर वो यहाँ पे कहा जाती है, बे ऑफ बंगाल में बोली जाती है। और एक हमारी फेमस रिवर कौन सी है, वो है गंगा। गंगा आपको पता है बेसिकली उत्तराखंड से निकलती है, तो यहाँ से निकल के पूरा स्टेट कवर करके, 2-3 स्टेट कवर करके वो भी कहाँ गिर जाती हैं, वो गिर जाती हैं अपने बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी, यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेमिंग कर देते हैं एक बार। ये वाली इंडस रिवर है, ठीक है, ये वाली गंगा रिवर है, और ये वाली कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर, कौन सी, ये वाली। तो हम इन तीनों रिवर्स के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे मैंने सीरियल वाइज लिखा है उसको हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो लोकेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ये लोकेशन है। और कोई भी चीज ऐसी जो हमारी इंडिया के मैप पे आप लोग देखते हैं तो उसको कोशिश करा करो क्या कि उसको रिलोकेट करो अपने इंडिया के मैप पे, ठीक है। उससे क्या होता है, माइंड में वो चीज क्लिक करते हैं और वो ज्यादा दिनों तक रहती है। फिर अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडस रिवर के बारे में। इंडस रिवर, इसी कुछ स्पेशलिटी भी है देखा जाए तो। देखो, इंडस मतलब सिंधु रिवर, हिंदी में इसका नाम सिंधु रख दिया गया, ठीक है। तो जो अरेबियंस आए थे, अरेबियंस कब आए थे, 8th सेंचुरी में आए थे हमारे यहाँ पे, 7वीं शताब्दी और शायद 8वीं शताब्दी के बीच में आए थे हमारे यहाँ पे जो अरेबियंस आए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि जो भी लोग इंडस यानी कि सिंधु नदी के उस तरफ रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इंडोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडोस। बाद में थोड़ी करेक्शन हुई, आर्य वगैरह है, तो उन्होंने हमको क्या बोला, हिंदोस बोला। फिर उसके बाद और जो फ्यूचर में और करेक्शन है उसके बाद हम लोग कहाँ क्या जाने जाते हैं, हिंदू जाने जाते हैं। बेसिकली हिंदू अगर हम देखें तो हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक ऐसे समूह के लोगों का नाम है जो किसी रिवर के उस तरफ रहते हैं, रिवर के दूसरे छोर पे रहते हैं, ठीक है। इस वजह से जो हिंदू है बेसिकली इसको देखा जाए तो वो एक रिलीजन नहीं माना जाता, ठीक है। और अगर हिंदू एक रिलीजन नहीं है तो फिर रिलीजन क्या है इन लोगों का, तो उन लोगों का रिलीजन होता है सनातन धर्म, ठीक है। ये है हमारा मेन रिलीजन, ठीक है, जिसको कन्वर्ट करके किसमें बना दिया गया, इसमें बना दिया गया, ठीक है। तो कुछ चीजें होती है, हमें पता है कि फ्यूचर से कुछ चीजें पास्ट से कुछ चीजें रिफाइन होके आती हैं, ठीक है। जैसे जो पहले ये जो व्यवस्थाएं बनाई थी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये किसके अकॉर्डिंग बनाई गई थी, ये बनाई गई थी कि जिसमें जो उस इंसान में कला थी, ठीक है। लेकिन बाद में जब टाइम डेवलप हुआ फिर क्या किया गया उसको रेस्पेक्ट के ऑनर से देखा गया, ठीक है। तो ये चीजें कुछ गड़बड़ हो जाती है पास्ट से प्रेजेंट तक आने में, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो अच्छी भी हो जाती है। जैसे टेक्नोलॉजीज, पहले के टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन अब के टाइम पे हमारे पास क्या काफी अच्छी टेक्नोलॉजीज है, तो ये चीज होती है। तो अब हम लोग इंडस रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडस रिवर बेसिकली मानसरोवर लेक के आसपास तिब्बत रीजन से निकलती है, ठीक है। इसका जो लेंथ है इंडस रिवर का वो कितना है, 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। और बेसिकली जो इंडस रिवर है हमारे इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, जम्मू कश्मीर वाला रीजन जो है, लद्दाख वाला जो रीजन है, बेसिकली अब तो जम्मू कश्मीर इधर हो गया है, लद्दाख इधर ऊपर की तरफ हो गया, तो हमारे इंडिया में कहाँ से लाइक वो करती है एंटर, लद्दाख वाले रीजन से एंटर करती है, ठीक है। इसकी कुछ फेमस ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, 2900 किलोमीटर। और इसमें क्या होता है, सिल्ट की जो लेवल होता है, सिल्ट मतलब मिट्टी, कंकड़, इसका लेवल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसकी जो फेमस ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है, झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास, ठीक है, और श्योक, पुंजा,
ठीक है, ये कुछ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो किसकी ट्रिब्यूटरीज है, इंडस या फिर सिंधु रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, जो कहाँ पे मिलती है बेसिकली, ये वाले जो श्योक हुंजा और ये जो श्योक और हुंजा है, ये दोनों जो ट्रिब्यूटरीज वो तो हमारे इंडिया में मिलती है। वाइल जो झेलम रावी सतलुज व्यास जो है ये कहाँ पे जाके मिलती है, ये मिलती है पाकिस्तान के मिठानकोट में, ठीक है, कहाँ पे, पाकिस्तान के मिठानकोट में। उसके बाद जो हमारी सिंधु रिवर है वो कहाँ पे गिर जाती है, वो गिर जाती है अरेबियन सी में, कहाँ पे, अरेबियन अरब महासागर में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं और क्या क्या दे रखा है हमारी बुक में। ट्रिब्यूटरीज बेसिकली डिस्कस कर रखी है। स्टेट तो दो ही है, दो जम्मू कश्मीर स्टेट बेसिकली नहीं, यूनियन टेरिटरीज है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख से क्या होती है, ये जो इंडस रिवर है और इंडस रिवर जो है वो बहती है, ठीक है। कौन कौन सी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अब आपने एक बात सुनी होगी, एक इंडस वाटर ट्रीटी होती है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी ये क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960। अब देखो 1960, सोचो ये कौन सा टाइम है। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, 1965 में हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था, लेकिन 1962 में हमारी चाइना के साथ हड़प हुई थी, मतलब हड़प नहीं, झड़प जो होते हैं, मतलब 1962 में हमारी पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई हुई थी। और 1960 में बेसिकली देखा जाए तो 1947 अभी बहुत ही मुश्किल से 10 या मतलब 5 मिनट लगे, मतलब अभी बस 13 ही साल हुए हैं, ठीक है, किसको, हमारे देश को, मतलब भारत को और पाकिस्तान को अलग हुए, ठीक है, और एक तरीके से कह सकते हैं आजादी मिले हुए, ठीक है। तो 1960 में इस टाइम तक हमारे पास क्या था, हमारा और पाकिस्तान का जो रिलेशन था, बेसिकली आज तक देखा जाए तो हमारे जो पाकिस्तान का रिलेशन है बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन उस टाइम तक तो और भी बुरा था, क्योंकि उस टाइम के बाद हमारे और पाकिस्तान की काफी ज्यादा वॉर्स हुई। 1962 में हुई, उसके बाद 1971 में हुई, फिर उसके बाद 1984 में हुई, ठीक है, 1984 में सियाचिन के लिए हुई थी, 1971 में बांग्लादेश, जो वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, उसको बांग्लादेश में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। तो ये जो हमारे कह सकते हैं कि इस टाइम तक हमारे और पाकिस्तान के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो इस टाइम पे इन्होंने क्या किया, जो वर्ल्ड बैंक था, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक था वो मीडिएटर था हम लोगों का, किस चीज का, इंडस वाटर ट्रीटी करवाने का। ट्रीटी मतलब क्या होता है, समझौता करवाने का। अब इस समझौते में क्या बोला गया, इस समझौते में बोला गया कि जो इंडिया है ओनली 20% वाटर जो है वो यूज करेगा, किसका, इंडस रिवर का, ठीक है। बाकी जो 80% वाटर है वो कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी थी, ये ट्रीटी हुई थी, और जो ये ट्रीटी अभी तक चली हुई आ रही है, ठीक है। अभी 1-2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले इसके ऊपर फिर से कुछ पॉइंट आउट किया गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान ने बोला था कि हमारे पूरे हमारी कंट्री में तुम लोग पूरा पानी भेज दे रहे हो, हमारी कंट्री में बाढ़ लाना चाहते हो। ये सारी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी पिछले 3-4 महीने में, लेकिन हाँ अभी वो आई थिंक रिजॉल्व हो चुकी है, और नहीं भी हो तो धीरे धीरे फ्यूचर में रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो नेबरिंग कंट्रीज है आई थिंक दे शुडंट फाइट। तो ये था इंडस रिवर के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। ऑलराइट, सेकंड है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा मैया। अब गंगा रिवर तो किस ऐसे कोई नहीं होगा जिसको हमारे कंट्री में या कंट्री के बाहर भी, पूरे वर्ल्ड की तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मोस्ट कंट्रीज होंगी उनको भी पता होगा कि गंगा जो रिवर है वो इंडिया के लिए कितना महत्व रखती है, ठीक है। क्योंकि जो एक तरीके से हमारे यहाँ पे किसी भी चीज को, मतलब चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, बेसिकली जीवित जो लोग होते हैं उनको तो कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, वाइल जो निर्जीव लोग होते हैं जिनसे हमारी आस्था जुड़ी होती है उनको जीवित लोगों से भी हाई क्वालिटी का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि हम लोग देखें तो हमारे घर में हमसे ज्यादा, मतलब जब भी कोई पकवान वगैरह बनेगा तो हम लोगों को पहले दिया जाएगा, सबसे पहले दिया जाएगा उस डिटी को जिसको हम क्या कहते हैं, हम मानते हैं, ठीक है। बेसिकली वो निर्जीव है एक तरीके से, फिर भी उनके सामने अपने आप को लोग प्रेजेंट करते हैं, वाइल इंसानों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कम करते हैं, ठीक है। और जबकि उल्टा होना चाहिए, क्योंकि अगर इंसानों के साथ में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, इंसानों के साथ हम अपने इमोशंस वगैरह शेयर करेंगे तो ज्यादा जो लाइफ होगी वो इजिली स्मूथली गो करेगी। तो ये चीजें होती हैं। लेकिन हमारे इंडिया में बिल्कुल अलग कल्चर है कि हम लोग क्या करते हैं, जो रिवर होती हैं, ठीक है, उनको एक श्रद्धा के तौर पे देखते हैं, और ये माना जाता है कि जब भी, मतलब अगर उसमें नहा के आते हैं तो जो भी पाप किए होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं,
ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी मत सोचना कि आप किसी को मार के आ जाओ और उसमें गंगा बना लो तो आपको पाप खत्म हो जाएगा। दैट इज नॉट फेयर। ऑलराइट, तो ये चीजें होती हैं। तो ऐसे ही एक गंगा रिवर है जिसको गंगा मैया बोला जाता है इंडिया में, ठीक है। तो जो गंगा रिवर है बेसिकली, जो गंगा रिवर है उसका अगर देखा जाए तो उसको बोलते हैं कि वो गोमुख से निकली है, ठीक है। जबकि जो गंगा रिवर सिस्टम है, जो गंगा रिवर है बेसिकली उसका कोई देखा जाए तो कोई ओरिजिन नहीं है। क्यों ओरिजिन नहीं है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो गंगा रिवर है वो बेसिकली दो रिवर के संगम से बनती है, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं, उसको बोला जाता है पंचप्रयाग, पंचप्रयाग, ठीक है। अब हम पंचप्रयाग देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बोर्ड छोटा है, दैट्स व्हाई आई वुड हैव टू इरेज इट। देखो अब यहाँ पे क्या है, हमारा उत्तराखंड में है एक संतोपत ग्लेशियर। क्या है? संतोपत ग्लेशियर। तो वहां से क्या होते हैं, दो रिवर्स निकलती हैं। एक होती है विष्णु गंगा, हिंदी में लिख दूं, और धौली गंगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे दोनों रिवर मिलती हैं आके, कहाँ पे? यहाँ पे आके। कौन सा प्रयाग है? ये है विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग है ये है विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब बेसिकली यही समझना, प्रयाग का मतलब होता है दो नदियों का संगम, या दो या तीन नदियों का संगम। जैसे इलाहाबाद में क्या है, इलाहाबाद में प्रयाग है ना, बेसिकली उसका तो नाम ही प्रयागराज रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे नदियों का समुद्र का संगम, नदियों का संगम होता है, बेसिकली समुद्र का नहीं, तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। बट सरस्वती इज नॉट जस्ट शोन देयर, so and visible also. So Vishnu is, let us focus on here now. तो विष्णु गंगा और धौली गंगा, ठीक है, मिलके बनाती हैं। कहाँ पे मिलती है? विष्णु प्रयाग पे। और इसका नाम देखो हम कैसे रखते हैं। अब ना ही हम इसका नाम विष्णु रखेंगे और ना ही इसका नाम धौली रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि घर में जो बड़ा होता है उसके नाम पे, घर पे जो बड़ा बच्चा होता है उसके नाम पे उसके माँ बाप को बुलाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही सिमिलर है, ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे हैं कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही सेम एज के हैं, तो उनको कंफ्यूजन हो जाती है कि हम किसके नाम से उसको बुलाएं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर यहाँ पे क्या, रिवर के कॉन्सेप्ट में देखें तो रिवर के कॉन्सेप्ट में डेप्थ नापी जाती है, मतलब गहराई, कि ये कितनी गहरी है और ये कितनी गहरी है। तो देखा गया तो ये दोनों जो थी वो सेम गहराई पे थी। इस वजह से जब इसका नामकरण किया गया तो उसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया अलकनंदा। जो रिवर आगे आई उसका नाम रखा गया अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा। अब अलकनंदा आगे बढ़ी, उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा विष्णु प्रयाग हो गया, अब उसके बाद आएगा नंद प्रयाग, ठीक है। अब ये रहा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, ठीक है, अलकनंदा रिवर आ रही है, ये है आपका नंद प्रयाग। अब यहां से कौन सी रिवर आ रही है? यहां से रिवर आ रही है आपकी नंदाकिनी, नंदाकिनी, ठीक है। जब नंदाकिनी और अलकनंदा यहाँ पे मिली, ये रिवर्स हुआ है, तब क्या हुआ? तब इन दोबारा से इनकी गहराई देखी गई। जब गहराई देखी गई तो कौन सी गहरी रिवर थी? अलकनंदा, ठीक है। इस वजह से जो अलकनंदा का नाम था वो दोबारा से आगे बढ़ा, ठीक है। जब दोबारा से आगे बढ़ा तो यहाँ पे एक तीसरा प्रयाग है, उसका नाम था, इस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग पे कौन सी रिवर आके मिलती है? पहले तो ये तो अलकनंदा रिवर तो आई रही है, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे मिलती है आपको कर्ण प्रयाग पे पिंडार रिवर। पिंडार रिवर आई और क्या किया, वो यहाँ पे आके मिल गई, ठीक है। ये अलकनंदा पहले से आ रही थी ये वाली, और यहाँ पे कौन सी आके मिली? पिंडार रिवर। तो ये इसको फिर से क्या हुआ, इसकी ऊंचाई नापी गई, गहराई नापी गई, कौन सी रिवर गहरी निकली? वो निकली अलकनंदा। तो अलकनंदा के नाम से दोबारा आगे बढ़ी। अब ये यहाँ पे एक रिवर आई मंदाकिनी, ठीक है, कौन सी? मंदाकिनी। अब जो मंदाकिनी रिवर आई तो वो कहाँ पे मिली? वो मिली रुद्रप्रयाग पे। कहाँ पे मिली? रुद्रप्रयाग पे। अब देखा गया तो अलकनंदा तो आई रही थी, अलकनंदा और मंदाकिनी मिली तो रुद्रप्रयाग पे मिली। लेकिन अब जब यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी की गहराई नापी गई है तो कौन सी रिवर दोबारा से गहरी निकली? वो निकली अलकनंदा, ठीक है। अब लास्ट रिवर आता है, अब आता है देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग। अब मेरी एक बात सुनो, देवप्रयाग में एक रिवर आके मिलती है, उसका नाम है भागीरथी। और जो भागीरथी रिवर है वो कहां से निकलती है? वो निकलती है गोमुख ग्लेशियर से। कहां से? गोमुख ग्लेशियर से। तो देखा हम लोगों ने देखा कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, गोमुख ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है,
ग्लेशियर क्या होते हैं? हिमखंड होते हैं, बर्फ के टुकड़े। अब यहाँ से क्या कर रही है, भागीरथी रिवर जो है वो निकल रही है, इसका नाम क्या है? भागीरथी। ठीक है। अब जो भागीरथी रिवर है और जो अलकनंदा रिवर है, जब ये दोनों यहाँ पे आके मिली, अब दोबारा से यही कॉन्सिडेंस हुआ कि यहाँ पे भागीरथी और यहाँ पे अलकनंदा, इन दोनों की जो गहराई थी वो सेम आई। तो जब सेम आई तब क्या किया गया, इसका नाम को सोचा गया, तो नाम सोचा गया तो इसका नाम क्या रखा गया? गंगा रखा गया। यहाँ से हमारी रिवर बनी गंगा रिवर। ठीक है, ये कौन सी रिवर है? हमारी गंगा रिवर। तो गंगा रिवर बेसिकली देखा जाए तो ये कहीं से ओरिजिनेट नहीं होती है, ये बनती है। किससे बनती है? दो स्ट्रीम से बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी जो होती है वो कहां से निकलती है? वो निकलती है गोमुख ग्लेशियर से। कौन सी ग्लेशियर से? गोमुख ग्लेशियर। इस वजह से अल्टीमेटली बोला जाता है कि जो गंगा है वो कहां से निकली? गोमुख ग्लेशियर से निकली है। आई होप आपको समझ में आ गया पंचप्रयाग वाला सिस्टम। अब हम गंगा के बारे में और कुछ बातें जानेंगे। जैसे गंगा में एक डॉल्फिन रहती है जो सिर्फ गंगा में ही पाई जाती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि जो अभी देखा जाए, और ये जो डॉल्फिन है सिर्फ ऊपर वाले रीजन में ही, मतलब हरिद्वार वाले रीजन में और ये पंजाब इस वाले रीजन में ही पाई जाती है। क्योंकि अगर आगे ले जाते हैं तो आगे तो भाई साहब इतना हालत खराब है, दिल्ली कानपुर इन सब के आसपास, तो मतलब कोई सिस्टम वो ही नहीं उठता। दिल्ली में तो खैर नहीं है, लेकिन यूपी में तो जो गंगा है वो एंटर करती है, तो वहां पे तो भाई इतनी ज्यादा मतलब चीजें, कानपुर में तो इतनी कह सकते हैं बिल्कुल जो सीवेज होता है, इतनी गंदी तरीके से गंगा रिवर को ट्रीट किया जाता है कि जो डायरेक्ट सीवेज होता है उसमें एंटर करा दिया जाता है। तो इस वजह से जो डॉल्फिन होती हैं बेसिकली वो वहां पे डॉल्फिन होती है, जो गंगा डॉल्फिन, जो हमारे यहाँ के जलीय जीव भी है। जैसे हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव होता है ना, जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु होता है और राष्ट्रीय पक्षी होता है, ऐसे हमारा राष्ट्रीय जल जीव होता है। तो राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? हमारा गंगा डॉल्फिन है। तो वो कहाँ पाया जाता है? गंगा में ही पाया जाता है। वो गंगा डॉल्फिन होती है, बेसिकली बहुत सेंसिटिव होती है, लेकिन वो देख नहीं पाती। ठीक है, वो क्या करती है? सिर्फ अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक जो वेव्स होती है, जो उनको यूज करती है अपने आसपास चारों तरफ का एनवायरमेंट को कंसीडर करने में। जैसे चमगादड़ होता है ना, वो देख नहीं पाता, बस वो क्या करता है? वो वेव्स भेजता है। कौन सी? अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक वेव्स भेजता है। अगर क्या होता है देखो, जैसे मान लो ये मैं हूं, ठीक है, मेरे को दिख नहीं रहा कुछ भी, वैसे मैं चश्मा उतार मेरे को कुछ भी नहीं दिखता। ठीक है, तो भगवान ने क्या किया? मेरे को ना एक सिस्टम दिया, ऐसा सिस्टम दिया, वो वेव्स वाला सिस्टम दिया। ठीक है, वेव्स मतलब जो लहर होती है एक तरीके से ऐसे करके। ठीक है, ये तो देखा होगा सर टीवी में आपने। ठीक है, तो अब क्या हुआ? मेरे को उन्होंने सिस्टम दिया इंफ्रासोनिक का। देखो, दो होती है इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव्स, दो वेव्स होती है। इंफ्रासोनिक मतलब जिनकी जो कुछ कह सकते हैं कि जो हर्ट्ज वगैरह में इनकी चीजें नापी जाती है, कुछ डेसिबल से कम होती है और कुछ ज्यादा होती है अल्ट्रासोनिक में। तो अगर मैं देखूंगी, अगर मैं अपना जो रेंज होगी, जो मेरी रेंज होगी वो कितनी होगी? इतनी होगी, सिर्फ मेरे अंदर से वेव्स निकल रही होती हैं। ठीक है, जो वेव्स निकल रही है, अब मान लो यहाँ पे कोई एक दूसरा बैट आ गया। ठीक है, इसकी खुद की रेंज होगी कुछ, ठीक है, और मेरी रेंज, जब इन दोनों की रेंज टकरा जाती है तब समझ में आ जाता है कि हाँ हमारे रास्ते में कोई है, हमें क्या करना है? अपना रास्ता तुरंत चेंज करना है। और जो ये एक्शंस होते हैं वो 0.1 सेकंड में हो जाता है कंप्लीट। तो इस वजह से जो चमगादड़ और बैट वगैरह, जो डॉल्फिन वगैरह होते हैं, वो क्या करती है? इजिली चल पाती है, इजिली मूव कर पाती है। ठीक है, और किसी से टकराती नहीं है। तो इस वजह से होता है, इसी वजह से कहते हैं कि पोल्यूशन कम करना चाहिए, क्योंकि अगर पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो जो एनिमल्स अपने अंदर से वेव्स छोड़ते हैं, तो जो वेव्स होंगी उनसे टकराएंगी। ठीक है, तो उन्हें लगेगा कि वहां पे कोई और भी है, तो उनसे अपनी प्रोटेक्शन करेंगे वो लोग, तो और वेव्स की जो रेंज होगी वो भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से पॉल्यूशन, हमें वाटर पॉल्यूशन भी नहीं करना चाहिए और एयर पॉल्यूशन भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं गंगा के बारे में। गंगा के बारे में और देखते हैं। गंगा की जो लेंथ है बेसिकली 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर। और गंगा कौन कौन से स्टेट से बहती है बताओ मेरे को? उत्तराखंड, यूके, ठीक है, देन यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, और सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड पता है कहाँ पे होती है गंगा? यूपी में होती है, कानपुर वाले एरिया के आसपास। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है? खादी। मैंने आपको बताया था कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, पहले आपको बता चुकी हूँ, जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो कौन सी एरिया में होते हैं? वो उस एरिया में होते हैं जहाँ पे मॉइस्चर होता है। कहाँ पे होता है? मॉइस्चर होता है। और जो कानपुर है बेसिकली वो कहाँ पे है? गंगा रिवर के आसपास है। ठीक है, तो इस वजह से वहां का जो एरिया है उसमें प्रॉपर मॉइस्चर होता है। किस चीज के लिए? खादी कपड़े के लिए। ठीक है,
यानी कि कॉटन के कपड़े के लिए। तो इस वजह से वहां पे क्या है, कानपुर में खादी वगैरह जो कॉटन वेयर के कपड़े वहां के ज्यादा मील्स है। तो वहां पे क्या होता है, पानी ज्यादा यूज होता है, पानी ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। इस वजह से जो सीवेज होता है वो क्या कहते हैं, डायरेक्टली गंगा में छोड़ देते हैं। सोचते हैं यार अपनी प्रॉपर्टी जो मर्जी करना है कर लो, क्या जा रहा है हमारा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर हम कोई एक इंसान पे अगर एनवायरमेंट को हर्ट करता है ना, सच में एनवायरमेंट क्या करता है, उस इंसान को नहीं पूरे दुनिया को उसका पनिशमेंट देता है। तो हमें ना ये नहीं सोचना कि हम ही क्यों करें, ये सोचो कि अगर हम ही करेंगे तो तभी कुछ ना कुछ चेंजमेंट आएगा, ठीक है। पहले हमको भी ये लगता है कि हम क्यों करें, हम क्यों पेड़ लगाए जाके, लेकिन ये सोचो अगर हम एक पेड़ लगाएंगे तो उससे कितनी ऑक्सीजन आएगी। अमेज़न के जो जंगल है उनसे हमें 20% ऑक्सीजन मिलती है, सिर्फ उन्हीं से 20% ऑक्सीजन मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेड़ है बहुत सारे, ठीक है। तो अगर हम सोचो अगर हमें हमारे घर के आगे एक एक पेड़ होगा, मतलब मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज चलती है ना बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली, उसको सोचने की जब मैं कोशिश करती हूँ तो काफी सारी चीजें आती है। देखो कि क्या हो सकता है, हम लोग अपने अपने घर के आगे एक पेड़ ग्रो कर सकते हैं, एक या दो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर और क्या कर सकते हैं, जो सड़क के बीच में जो है वहां पे बड़े बड़े पेड़ ग्रो कर सकते हैं, सड़क के साइड में हम लोग बड़े बड़े पेड़ ग्रो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, छाई भी मिलेगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा हमारी बॉडी का नहीं ऑब्वियसली एनवायरमेंट का। जहाँ पे भी हम खाली प्लॉट देखें, खाली जगह देखें, वहां पे हम पेड़ ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, हमें खुद सोचनी पड़ेंगी, है ना। और अगर हम वाटर के रिस्पेक्ट में आए तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जैसे अगर हम पेड़ ग्रो कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, एक गड्ढा खोद के रख सकते हैं, उसमें लेवलिंग कर सकते हैं। जैसे पहले ऊपर कंकड़ रख दो, फिर रेत वगैरह रख दो, फिर मिट्टी नीचे है, फिर उसके बाद क्या होगा, जो वाटर ऊपर से आएगा, जो रेन वाटर होगा, मान लो जो बारिश का पानी हमारी छत से बह के आ रहा है, जो नाली में चले जाके बेकार हो जाता है, काला काला पड़ जाता है, तुम उसको सेव कर सकते हो। कैसे सेव कर सकते हो, वो पानी डायरेक्ट आएगा तुम्हारे छत के पाइप से, वो उस गड्ढे में जाएगा। जब उस गड्ढे में आएगा तो क्या होगा, वो छनेगा पानी, छन के फिर वो हमारे ग्राउंड लेवल में जाके हमारे ग्राउंड लेवल वाटर को इनहेंस करेगा। तो ये सारी चीजें होती है, हमें खुद दिमाग लगानी पड़ती है कभी कभी, ताकि हम कुछ अपना उसमें महत्व और कुछ चीजें दे पाए, ठीक है। और हम हमारा इंपॉर्टेंस कब, और हमारा कह सकते हैं तरीके से एनरोलमेंट, या फिर हम अपनी सोसाइटी को कब दे पाएंगे कुछ चीजें, ठीक है, जब हम एबल होंगे, जब हम कैपेबल होंगे उस चीज को करने में। सोचो मेरे पास ये आइडिया है, लेकिन क्या मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी? अभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ना ही मेरे पास इतने रिसोर्स है और ना ही मेरे पास अभी इतनी मनी है जो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूं। क्योंकि इम्प्लीमेंट करना है तो पूरे बेसिकली अगर पहले पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में करेंगे तभी तो पूरे वर्ल्ड में या पूरे कंट्री में होगा। तो ये चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप पे फोकस करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, नई नई चीजों के बारे में सोचो, क्योंकि यही चीजें जो होती हैं वो एक समाज के लिए बेटर होती है, ठीक है। यही नहीं सिर्फ अपने वर्ल्ड में लगे रहो, दैट्स नॉट गुड, बिकॉज अगर अर्थ हमें कुछ दे रही तो हमें ऑफ कोर्स उसको कुछ देना है, ठीक है। ये मेंटालिटी रखो। तो गंगा, आप क्यों गिर रहे हो? तो गंगा रिवर हमने देखी, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि आपको पता है, पहले हम अपलैंड वाली ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। सेंट्रल अपलैंड वाली, सेंट्रल मैंने आपको बताई थी मध्यवर्ती भूमि, सेंट्रल अपलैंड, मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है। अब यहाँ से दो तीन रिवर है, चंबल, बेतवा, सोन, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये बेसिकली यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। और यमुना किसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है? यमुना है अपनी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, गंडक, कोसी, ठीक है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी है? गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और बचा तो नहीं हमारा गंगा वाले टॉपिक में। हाँ, अब इसमें एक चीज से रखिए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। और हाँ अच्छा देखो, तो अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं हमारी किसमें, गंगा वाले टॉपिक में। तो अब हम लोग गंगा के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि जो गंगा रिवर है, जब वो उत्तराखंड से निकली, ठीक है, उत्तराखंड से निकलने के बाद यहाँ से स्टेट से जाती है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जाने के बाद वो दो डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड हो जाती है। एक जाती है इधर पश्चिम बंगाल में, जिसका नाम होता है हुगली, ठीक है। और दूसरी जाती है बांग्लादेश में, इसका नाम होता है भागीरथी। दोबारा से इसका नाम क्या हो जाता है? भागीरथी हो जाता है। अब यहाँ से क्या आई? यहाँ से आई तुम्हारी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर होती है वो जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है दिहांग, ठीक है। और दिहांग की कुछ ट्रिब्यूटरीज होती है जो इनकी हेल्प करती है, लोहित,
ठीक है। लोहित, दिबांग, ये क्या है इसकी, दिहांग की दो फेमस ट्रिब्यूटरीज है। जब यहाँ पे आई तब ये असम में आई। असम में आने के बाद इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बोलने के बाद जब ये जो रिवर होती है जब बांग्लादेश में एंटर करती है, ये क्या है, बांग्लादेश। यहाँ से जब बांग्लादेश में एंटर करती है, ये वाली तो भागीरथी थी, तब इसको क्या बोला जाता है, बांग्लादेश को बोला जाता है जमुना। क्या बोला, यमुना नहीं, जमुना, जमुना। ठीक है। जब भागीरथी और जमुना आपस में मिलता है तो उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेघना। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जो मेघना है, ठीक है, जो सुंदरवन है, वो कौन सी रिवर के द्वारा बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, मेघना रिवर के द्वारा। ठीक है। और मेघना रिवर किससे कंबाइन होकर बनती है, वो बनती है भागीरथी और जमुना रिवर से मिलके। ठीक है। तो ये था। अब हम लोग देखेंगे कुछ चीजें। अब हम लोग देखेंगे। अब एक चीज देखना, देखो पहले मैं आपको रिवर के स्टेजेस बताती हूँ। जैसे इंसानों की स्टेज होती है ना, वैसे ही क्या होती है, रिवर्स की भी स्टेज होती है। कैसे, सबसे पहले तो यंग एज आती है। यंग एज में बच्चा वाली एज, बहुत चाइल्डहुड वाली एज भी कंसिडर करनी है। यंग एज आएगी, इसके बाद मिडल एज आएगी, इसके बाद क्या आएगी, ओल्ड एज आएगी। ये रिवर ऐसी चलती है, ये रिवर है मान लो। ठीक है। जब यंग एज में क्या होती है, रिवर्स होती है बिल्कुल, कहती है मैं सब कुछ काट के, मतलब यंग एज में कहती है मैं सब कुछ कर दूंगी, मैं, मेरे को सब कुछ आता है। ठीक है, मैं सब कुछ किसी को भी काट सकती हूँ। तो यंग एज में जो रिवर होती है वो क्या करती है, जैसे यहाँ पे कोई पहाड़ है, तो यंग एज में ना रिवर क्या करेगी, इसको भी काट के चली जाएगी। जब इस पहाड़ को दो टुकड़ों में काट दिया, जैसे यहाँ पे एक पहाड़ खड़ा हो गया, यहाँ पे एक पहाड़ खड़ा हो गया, बीच में से क्या किया, रिवर ने इसको तोड़ दिया, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गॉर्ज। क्या बोला जाता है, गॉर्ज। ठीक है। तो यंग एज में जो रिवर होती है वो बहुत ही ज्यादा शैतान होती है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है उसमें, तो इसलिए यहाँ पे क्या बनाती है, यंग एज में बनाती है, गार्ज बनाती है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आते जाते हैं हम लोग कहाँ पे, मिडल एज पे। जब हम मिडल एज पे आते हैं, अपनी अगर अपने आप को भी देखें तो मिडल एज में आएंगे तो हम बहुत थोड़ी देर थकान सी महसूस करने लगता है, थोड़ा सा भी काम कर ले। तो ऐसे मिडल एज में क्या करती है, जो रिवर होती है वो क्या करती है, वो जो फिर उसके अंदर जो वाटर होता है ना, वो ऐसे ऐसे बहना शुरू कर देता है। मैंने देखा ना, जब भी पानी अगर कम होता है तो वो कैसे कैसे चलता है, फिर ऐसे ऐसे करके चलने लगता है, लेकिन आगे आगे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ढलान होता है नीचे। तो जब रिवर होती है, फिर जब वो अपनी मिडल एज में होती है तो वो कैसे चलने लगती है, ऐसे चलने लगती है। जब इसको क्या बोलते हैं, मिएंडर। ठीक है। मिएंडर मतलब भूल भुलैया, भूल भुलैया। ठीक है। जब वो मिएंडरिंग करने लगती है, उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, उसके बाद होता है ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन। ऑक्सबो लेक क्या होती है, जैसे यहाँ पे रिवर जो गई वो गई, ठीक है, लेकिन पानी क्या हो गया, अब नीचे वाली रिवर में आते थे, पानी क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। तो जो पानी है उसने क्या किया, अपना शॉर्टकट ढूंढ लिया यहाँ से, और जो रिवर, ये जो वाटर था वो इतने में ऐसे ऐसे बह गया, और ये पानी यहाँ से ऐसे करके शॉर्टकट करके निकल गया। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सबो लेक। अब आगे आके क्या होगा, जब ये ऐसा हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, जो पानी होगा वो ऐसे से बटना शुरू होगा, ऐसे से बट जाएगा। ठीक है। क्यों बट जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या गिरने जा रहा है, समुद्र में गिरने जा रहा है। तो लास्ट में जो रिवर होती है, ओल्ड एज में रिवर जो होती है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, नदी के द्वारा लाया गया अवसाद जो होती है, जब वो एक जगह पे इकट्ठा कर देती है, लास्ट में क्या करते हैं, वो कहती है, जैसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी लेके जाते नहीं ना एक साथ, तो हम लोग सोचते हैं कि यार चलो अब तो सब कुछ दे ही दो, अब हम क्या लेके जाएंगे, अब तो हम गिरने ही वाले हैं, अब तो मरने ही वाले हैं। तो ऐसे रिवर सोचती है कि अब मैं क्या ही लेके जाऊँ समुद्र में अपने साथ, यहीं पे छोड़ जाती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा बन जाता है। और डेल्टा किससे बनता है, जो नदी के द्वारा जो कूड़े पत्थर, जो कूड़ा जो सिल्ट वगैरह लाया गया किसके द्वारा, नदी के द्वारा। और जो ये सिल्ट होता है, जो डेल्टा होता है, वो काफी ज्यादा क्या होता है, फर्टाइल होता है, काफी ज्यादा उपजाऊ होते हैं। समझ में आया। तो ये इस वजह से जो सुंदरवन डेल्टा है उसको वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, और उसको सुंदरवन क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पे सुंदरी वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है। और वहीं पे रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिलते हैं। तो ये था। ठीक है। आई होप आपके समझ में आएगा। अब ऐसे ही कुछ कंडीशंस बनती है हमारी गंगा रिवर के साथ। मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि हमारी जो गंगा रिवर है उसके साथ भी कुछ ऐसी ही चीजें होती है, क्योंकि हम ये मत समझना कि गंगा रिवर में अगर आप डुबकी लगा के आओगे तो आप अमर हो जाओ, क्योंकि जो गंगा है वो भी पहले अपनी जवान स्टेज में आती है, फिर मिडिल स्टेज में आती है, और फिर लास्ट में क्या होती है, बूढ़े स्टेज में आती है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी अमर नहीं होता। ठीक है। ये मत समझना कि आप इमॉर्टल हो, इमॉर्टल मतलब अमर हो। इंक भी खत्म होने वाली है, इतनी इंक पीता है ये। हाँ। तो अब इसमें एक चीज दे रखी है, देखो जो
अंबाला है बेसिकली वो कहाँ पे लाई करता है, वो इंडस और गंगा रिवर सिस्टम पे बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अंबाला से और सुंदरबन डेल्टा, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 1800 किलोमीटर, ठीक है। कितना डिस्टेंस है, 1800 किलोमीटर। लेकिन जो स्लोप होता है वो कितना है, 300 मीटर, ठीक है। कितना स्लोप है, 300 मीटर। सोचो तो यहाँ पे जो रिवर होगी, मतलब स्लोप मतलब ढलान जो है वो कितनी है, सोली 300 मीटर, कितने के लिए, 1800 किलोमीटर के। अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 2 3 3 जीरो लगाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 18 लाख मीटर के लिए सिर्फ 300 मीटर क्या है, ढलान है, स्लोप है। तो इस वजह से यहाँ पे जो गंगा रिवर होती है वो क्या करती है, वो ऐसे नहीं सीधे सीधे बह के नहीं, वो कैसे बहती है, ऐसे ऐसे करके, मतलब मिएंडर बना के, क्योंकि स्लोप है नहीं उसके पास, तो वो ऐसे ही बहेगी, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग गंगा रिवर के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत से निकलती है, ठीक है। कहां से निकलती है, तिब्बत से, और मानसरोवर लेके ईस्ट वेस्ट से, ठीक है। बेसिकली ज्यादातर जो इसका कह सकते हैं जो ड्रेनेज एरिया है, ड्रेनेज बेसिन है, वो कहाँ है, आउटसाइड ऑफ इंडिया है। लेकिन इंडिया में हाँ, ये कहाँ से एंटर करती है, दिबांग से एंटर करती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो अरुणाचल प्रदेश में जब दिबांग से जो ब्रह्मपुत्र एंटर करती है तो उसको क्या बोला जाता है, दिबांग बोला जाता है, ठीक है। और दिबांग, सॉरी, ठीक है। और दिबांग की कुछ दो फेमस ट्रिब्यूटरीज है, एक लोहित और दिहांग की दो फेमस ट्रिब्यूटरीज है, एक दिबांग और लोहित, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ के फिर ये अपनी प्रोसीजर करता है, फिर ब्रह्मपुत्र को इसको असम में बोला जाता है। उसके बाद आने के बाद इसको क्या बोला जाता है, मेघना, इसको जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो जमुना रिवर है, जब भागीरथी से मिलती है तो उसको मेघना बोला जाता है। मेघना रिवर क्या बनाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो ये था ब्रह्मपुत्र के बारे में, ठीक है। हाँ, और ब्रह्मपुत्र के बारे में एक बहुत ही स्पेशल बात है कि ब्रह्मपुत्र जो होती है बेसिकली वो सिल्ट उठाती नहीं है, क्योंकि वो कैसे रीजन से आती है, वो कोल्ड रीजन से आती है। तो कोल्ड रीजन में बेसिकली जो आइस होती है, आइस ग्लेशियर्स होते हैं, वही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे वो इस वाले एरिया में आती है, कौन से वाले एरिया में, ये दिहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। क्यों, क्योंकि हमें पता है, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ से सुनना। जो ये वाला जो रीजन है, कौन सा, पूर्वांचल वाला। पूर्वांचल क्या होता है, इधर वाला जो पूर्वांचल होता है वो क्या होता है, हिमालय का ये वाला पार्ट है, ठीक है। यहीं से क्या करती है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो एंटर करती है, ठीक है। तो जो ये वाला जो पार्ट है इसका हिमालय का, वो कैसा है, बहुत ही कमजोर टाइप में है। कमजोर इन द सेंस कि मतलब यहाँ पे जो सिल्ट होती है वो आसानी से टूट जाती है, जो चट्टाने वगैरह होती है वो आसानी से टूट जाती है। क्यों, क्योंकि जो ऊंची ऊंची चोटियां आपने नोटिस किया होगा वो कहाँ पर है, वो इस वाले साइड में, मतलब वेस्ट वाले साइड में। और यहाँ से चलते चलते क्या होती है, जो चोटी होती है वो छोटी छोटी होती जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगा है हिमालय पर्वत के ऊपर, यहाँ पे कम प्रेशर लगा है। इस वजह से यहाँ पे सिल्ट होती है। जब ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से एंटर करती है तो यहाँ से बहुत सारी सिल्ट होती है, वो अपने साथ इकट्ठा करके लेके आती है। जब अपने साथ बहुत सारी सिल्ट लेके आती है, कंकड़ पत्थर लेके आती है, तो क्या होता है, ये ना मतलब एक तरीके से रिवर जो होती है ना, जब इसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर रहेंगे, सोचो, तो रिवर जो होगी वो क्या करेगी, फैल फैल के बहेगी। इस वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर, ठीक है, असम में क्या होती है, बाढ़ आती है। क्यों, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर में इतनी सारी सिल्ट और अवसाद होता है कि वो मतलब कहीं भी फैल जाती है। यहाँ पे अगर मान लो सिल्ट इकट्ठा हो गया तो वो क्या करेगी, इस वाले रीजन से पानी को तो निकलना है कहीं ना कहीं से, तो इस वाले रीजन से आने की कोशिश करेगी। तो ये चीज होती है। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, असम में एक जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर क्या है, एक माजुली आइलैंड है, ठीक है। माजुली रिवराइन आइलैंड, मतलब कह सकते हैं इसको नदी द्वीप, ठीक है। वो किसके ऊपर है, बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, असम में। इसको बोला जाता है माजुली। इतना बड़ा है कि इसको एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और माजुली आइलैंड में क्या है, रिवराइन आइलैंड में एक है कीबुल लामजाओ, ये क्या है, नेशनल पार्क है। ये क्या है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो ये चीजें थी ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नॉन पेरिनियल यानी कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। इसी कुछ फेमस रिवर्स है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर हम वीडियो अभी बनाएंगे तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ऑलराइट, समझ में आई होगी तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर देना, जो चीज आपको समझ में नहीं है। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप ग्रोइंग और कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।